हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सबसे पहले देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर यानी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, और ये जो कुछ भी सब्सटेंस इसमें मिक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं रहते, उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं रहता। दे आर सिंपली मिक्स टुगेदर। इसलिए हम मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब इसमें सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे में मिक्स है, उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एयर it is a mixture. It is a mixture of various gases like oxygen, nitrogen, argon, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। ये सभी एयर में मिक्स रहते हैं, बट ये जो गैसेस रहती हैं वो गैसेस के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं रहता। दे आर सिंपली मिक्स्ड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय। इट इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये जो कॉपर और जिंक होता है ये एक दूसरे के साथ सिर्फ मिक्स होता है, इनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए ब्रास भी मिक्सचर है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर में जब हम ऐड करते हैं, उसे स्टर करते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट का सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स हो गए, सॉल्ट और वाटर, तो ये भी एक मिक्सचर ही हो गया। मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर। अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में मिक्स करने के बाद वो भी मिक्सचर ही बनता है, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस है, अल्कोहल भी है और वाटर भी है। उसके बाद सोप सॉल्यूशन। वाटर में सोप ऐड करने के बाद वो भी मिक्सचर ही हो गया। तो ये सभी एग्जांपल्स है मिक्सचर के। इसके साथ और एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप बुक में देख सकते हो। लाइक उसमें दिए हैं बटर, चीज, ये भी मिक्सचर ही है। फॉग भी मिक्सचर ही है। उसके बाद जो मिस्ट होती है वो भी मिक्सचर है। स्टार्च का सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। पेट्रोल एंड वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो कोई भी ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होते हैं और उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं रहता, उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। अभी हमें देखना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर रहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी सब्सटेंस मिक्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स रहेंगे, और वो हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे खत्म हुआ है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको डायरेक्ट, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगर मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने शुगर ऐड कर दी और उसे स्टर करके उसे डिजोल्व कर दिया, तो डिजोल्व करने के बाद शुगर उसमें क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। हमें लगेगा वाटर में वो शुगर डिसअपियर हो गई, बट ये जो हो गया वो मिक्सचर हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, शुगर भी है और वाटर भी है, तो हम इसे मिक्सचर बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हम दिख नहीं पाएंगे कि शुगर कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हाफ पोर्शन में शुगर है और हाफ पोर्शन में वाटर है। हम वहाँ पे डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि शुगर और वाटर सेपरेट हम बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कंपोनेंट्स रहते हैं, जो कुछ भी कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और एग्जांपल आप दे सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन। वाटर में सॉल्ट ऐड करने के बाद भी वहां पे भी आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि सॉल्ट और वाटर अलग अलग आप नहीं बता पाओगे। अल्कोहल एंड वाटर, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वाटर में अल्कोहल ऐड करने के बाद हमें एक ही सोल्यूशन लगता है, हमें लगता है कि वो एक ही सब्सटेंस है। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। पेट्रोल एंड ऑयल का मिक्सचर जो रहता है वो भी होमोजीनियस है। केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। पेट्रोल इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। अभी आप बोलोगे पेट्रोल तो सिंगल सब्सटेंस है, बट पेट्रोल जो है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। पेट्रोल इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, एंड इवन वी कैनॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन दोस कंपाउंड्स एज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमें लगेगा वो सिंगल सब्सटेंस है, बट इसमें क्या है, अलग अलग कंपाउंड्स रहते हैं जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होते हैं। केरोसिन ऑयल भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम होमोजेनियस मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं, दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। मतलब एक दूसरे से हम वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं रहती, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बनने के बाद कोई भी बाउंड्री नहीं दिखेगी आपको कि हाँ
हाफ पोर्शन में एक सब्सटेंस है और रिमेनिंग हाफ पोर्शन में दूसरा सब्सटेंस है। इस तरह से आपको विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगी, सेपरेट पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, तो इन्हें बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमें देखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कुछ भी सब्सटेंस रहेंगे, जो कुछ भी कंपोनेंट्स रहेंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, और जो कुछ एक सब्सटेंस जो रहता है वो दूसरे सब्सटेंस में सस्पेंडेड रहता है। मतलब वो उसमें आपको उसके पार्टिकल्स दिखेंगे या फिर उसके बबल्स दिखेंगे या फिर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने सोप ऐड कर दी। सोप को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ पर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, हमें वहां पे सोप के बबल्स दिखेंगे, तो ये मिक्सचर हो गया। तो इसमें हमें सोप के बबल्स अलग दिख रहे हैं, वाटर भी हमें दिख रहा है, स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं सोप के, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी मैं देता हूँ। शुगर ली मैंने और शुगर में मैंने सैंड मिक्स कर दी और ये दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, बट फिर भी मुझे वहां पे शुगर के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी सब्सटेंस है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए हैं, जैसे होमोजीनियस में हुआ था। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसमें विजिबल बाउंड्री दिखेगी आपको, शुगर के पार्टिकल अलग दिखेंगे, सैंड के पार्टिकल अलग दिखेंगे, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। एक्चुअली हेट्रो मतलब ही होता है डिफरेंट और होमो इसका मतलब होता है सेम। तो होमोजीनियस में हमें लगेगा कि वो एक ही सब्सटेंस है, सेम है, बट हेट्रोजीनियस में डिफरेंट सब्सटेंस हमें दिखेंगे, तो इसलिए इसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, शुगर एंड सैंड मिक्सचर। उसके बाद अगर मैं कोई सॉलिड को अगर लिक्विड में ऐड करता हूँ और वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता है तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। फॉर एग्जांपल मैंने चॉक क्रश करके अगर वाटर में ऐड किया तो चॉक के पार्टिकल्स मुझे वाटर में दिखेंगे, तो वो भी हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें सब्सटेंस मुझे सेपरेट दिख रहे हैं, वाटर अलग दिख रहा है, चॉक भी अलग दिख रहा है, पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है। पेट्रोल एंड वाटर ये दोनों सब्सटेंस भी क्या है, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उन्हें बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पेट्रोल और वाटर आप अलग अलग उसमें पहचान पाओगे। सोप सॉल्यूशन में भी आपको क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स दिखेंगे। इसके साथ अगर मैं फ्लोर यानी आटा भी अगर वाटर में ऐड करता हूं तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ग्लास इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोल इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉइल इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉइल में भी आपको अलग अलग पार्टिकल्स या फिर ग्रास के पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स वगैरह अलग अलग इसमें आपको दिख जाते हैं, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपाउंड्स। कंपाउंड ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है। मिक्सचर में भी क्या हुआ था, एलिमेंट्स थे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स थे, एक दूसरे में मिक्स थे। यहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, बट उनके बीच में केमिकल बॉन्ड रहता है। मिक्सचर में क्या था, केमिकल बॉन्ड नहीं था, उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं था। कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रहेंगे वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो कुछ भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं कंपाउंड में वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मिक्सचर में किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड करो वो हम मिक्सचर बोल सकते हैं, उसे हम मिक्सचर ही कहला जाएगा। बट कंपाउंड में जो भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड रहते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, मतलब फिक्स वेट में हमें उन एक दूसरे के साथ मिक्स करना पड़ता है, तभी जाके वो कंपाउंड फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, दो एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, और ये फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए हैं और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके वाटर का मॉलिक्यूल बना है। नेक्स्ट एग्जांपल कॉमन सॉल्ट NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए हैं, और इनका प्रोपोर्शन जब ये जो कंबाइन हुए थे तो इनका प्रोपोर्शन फिक्स था, फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये 2 ग्राम है तो ये 3 ग्राम, 2:3 अगर रेशो अगर इनका होगा तो है नहीं, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इनका रेशो 2:3 है तो मतलब ये 2 ग्राम सोडियम और 3 ग्राम क्लोरीन, इस तरह से ही वो कंबाइन होगा एक दूसरे के साथ। मार्बल चॉक, इसका फॉर्मूला है CaCO3, मतलब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। एक एटम कैल्शियम का, एक एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन के एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaO,
मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए हैं और हमें कंपाउंड मिला है लाइम। उसके बाद ग्लूकोज C6H12O6 मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमें ग्लूकोज कंपाउंड मिला है। तो ये हो गया कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड्स ये दोनों, इस दोनों केसेस में क्या होता है, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बट मिक्सचर में केमिकल बॉन्ड नहीं रहता और कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड रहता है और प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आयरन और सल्फर का मिक्सचर, उसके बाद हम आयरन और सल्फर का कंपाउंड देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन और सल्फर का मिक्सचर। क्या किया मैंने, सल्फर का पाउडर लिया और उसमें आयरन का पाउडर मिक्स कर दिया, ये बन गया मिक्सचर। यहाँ पे हम कोई भी वेट अमाउंट में ले सकते हैं, कितना भी अमाउंट में सल्फर लो, कितने भी अमाउंट में आयरन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें मिक्सचर बना रहे हैं। ये बन गया मिक्सचर। तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर बना था उसमें हम मैग्नेट घुमा देंगे। क्या हो जाएगा, आयरन के पार्टिकल्स ये मैग्नेट को क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और सल्फर इस बाउल में ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने आयरन को इस मिक्सचर से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट हो गया आयरन और सल्फर, दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए। अल्टरनेटिवली सेकंड इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लिक्विड ऐड करता हूँ जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये एक लिक्विड होता है जिसमें सल्फर जो है वो मिक्स हो जाता है, मतलब डिजोल्व हो जाता है। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में ये लिक्विड लिया कार्बन डाइसल्फाइड और उसमें मैंने ये मिक्सचर ऐड कर दिया। क्या होगा, सल्फर उस कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और आयरन वैसे का वैसा ही रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, जो मैंने वो कार्बन डाइसल्फाइड जो सोल्यूशन था उसे फिल्टर करूंगा। ये फिल्ट्रेशन असेंबली है, ये बीकर है, इसमें मैंने ये फनेल लगाया, ये फनेल होता है फनेल, और इसमें मैंने एक पेपर लगाया और इस पेपर में से अगर मैं ऐड कर देता हूँ ये कार्बन डाइसल्फाइड का लिक्विड, तो क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड का ये जो कार्बन डाइसल्फाइड मैंने लिया था लिक्विड और उसमें मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया था, किसका, सल्फर और आयरन का। इसमें आयरन जो था वो वैसे का वैसा ही रहा, सल्फर डिसॉल्व हो गया। अभी मैं ये लिक्विड इसमें ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो आयरन इसमें था वो इस पेपर में कलेक्ट हो जाएगा, आयरन इसमें कलेक्ट हो गया, आयरन यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और जो कार्बन डाइसल्फाइड था जिसमें हमारा सल्फर डिसॉल्व हो गया था वो नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, इसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। जो नीचे आता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट और जो यहाँ पे पेपर पे कलेक्ट होता है उसे बोला जाता है रेसिड्यू। तो इस रेसिड्यू में हमें क्या मिला, आयरन मिला, और ये कार्बन डाइसल्फाइड जो नीचे आ गया था उसमें क्या है, सल्फर है। तो यहाँ पे सेपरेट हो गया आयरन और यहाँ पे हमें सल्फर मिल गया। हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइसल्फाइड को इवेपोरेट कर देंगे और यहाँ पे हमें सल्फर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें रेसिड्यू में आयरन मिला और फिल्ट्रेट में सल्फर आफ्टर इवेपोरेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट रहते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि फिल्ट्रेशन, अभी फिल्ट्रेशन किया, इवेपोरेशन, या फिर बाय यूजिंग वेरियस सब्सटेंस लाइक मैग्नेट। तो इस तरह के फिजिकल प्रोसेसेस यूज करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, इनटू इट्स कंपोनेंट by physical processes like filtration, evaporation, sublimation, distillation using solvent, magnet etc. यहाँ पे हमने solvent लिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि वो प्रॉपर्टी किसकी शो करता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं, मिक्सचर बनने के बाद और मिक्सचर बनने के पहले। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने मिक्सचर बनाया था इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या होगा, जो आयरन रहेगा, इसमें जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और सल्फर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन की प्रॉपर्टी शो हुई। मिक्सचर प्रिपेयर करने के बाद भी आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी शो की। आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करना। जब कभी भी
आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे भी मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने ऐड किया तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसका मतलब आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी शो की। अभी हम देखते हैं सल्फर अपनी प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं। मैं क्या करूँगा, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो सॉल्वेंट था वो इसमें ऐड कर दूंगा। ये सॉल्वेंट ऐड करने के बाद सल्फर उसमें डिजोल्व हो गया, और ये जो डिजोल्व होने की प्रॉपर्टी होती है वो सल्फर की होती है। इसका मतलब सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी शो की। सल्फर की प्रॉपर्टी है टू गेट डिजोल्व इनटू कार्बन डाइसल्फाइड, और मिक्सचर बनने के बाद भी वो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो गया। इसका मतलब आयरन ने और सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी शो की इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। मतलब मिक्सचर में जो कुछ भी सब्सटेंस रहेंगे वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब हमने ये मिक्सचर बनाया था, एक दूसरे में मिक्स किया, तो वहां पे ना एनर्जी रिलीज हुई, मतलब कोई भी प्रकार की वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हुई, ना हीट रिलीज हुई, ना लाइट रिलीज हुआ वहां पे। तो यहाँ पे एनर्जी किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब भी नहीं हुई या फिर रिलीज भी नहीं हुई। तो इसलिए हम बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज। ये जो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर है ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि ये कंपोजिशन क्या रहता है इस मिक्सचर का, मतलब इस कौन से अमाउंट में हम मिक्स करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिक्सचर हम किसी भी अमाउंट में, मिक्सचर के कंपोनेंट जो है वो हम किसी भी अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो आयरन और सल्फर हम किसी भी अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो हमें इनका मिक्सचर मिलने ही मिलने वाला है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। मतलब जो कुछ भी कंपोनेंट रहेंगे मिक्सचर के वो किसी भी प्रपोर्शन में रह सकते हैं, प्रपोर्शन फिक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा तो वो बॉइल या फिर मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, पर डिफरेंट टेम्परेचर पे। मतलब आयरन डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और सल्फर डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। दोनों एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। मतलब मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट रह सकता है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अभी आयरन और सल्फर का कंपाउंड कैसे फॉर्म करेंगे। आयरन और सल्फर को हमें एक इसमें लेना पड़ेगा, चाइना डिश में वगैरह लेना पड़ेगा, और उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगेंगे और वहां पे एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसे बोला जाता है आयरन सल्फाइड। ये इस तरह का आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्या किया था हमने, एक डिश में हमने क्या लिया, आयरन लिया और सल्फर लिया और उन्हें हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने के बाद वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वहां पे आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा ब्लैक कलर का। ये बन गया हमारा आयरन सल्फाइड कंपाउंड। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सचर में क्या किया था, मैग्नेट से उसे सेपरेट करने की कोशिश की। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया इसकी, और मैं होप कर रहा हूँ कि ये आयरन जो है वो उसमें अटैच हो जाए। जब मैंने यहाँ पे आयरन मैग्नेट लगाया तो यहाँ पे कोई भी आयरन अटैच नहीं हुआ, मतलब वो सेपरेट नहीं हुआ, आयरन इसमें सेपरेट नहीं हुआ। और सेकंड मैंने क्या किया था, वहां पे मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड नाम का एक लिक्विड इसमें ऐड किया ताकि सल्फर उसमें डिजोल्व हो जाए। यहाँ पे भी मैंने सेम करके देखा, नो सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड हियर। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ये जो कंपाउंड है आयरन सल्फाइड जिसका फॉर्मूला है FeS, ये FeS जो कंपाउंड है आयरन सल्फाइड, इसके जो कंपोनेंट्स हैं आयरन और सल्फर, ये एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं हुए। आयरन अलग नहीं हुआ, सल्फर अलग नहीं हुआ। कौन से केस में, कंपाउंड के केस में। मिक्सचर में आयरन और सल्फर अलग हो गए थे क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं था। यहाँ पे उनके बीच में केमिकल बॉन्ड रहता है जिसके वजह से वो एक इस तरह के फिजिकल प्रोसेसेस से उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये मैग्नेट से भी सेपरेट नहीं हुआ आयरन, और ये सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व भी नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं द कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उनकी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी। देखो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है
FeS। आयरन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये हो गई आयरन की प्रॉपर्टी। सल्फर की प्रॉपर्टी क्या है, वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। अभी मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दूंगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया मैंने, बट यहाँ पे क्या हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई। यहाँ पे एक फाउल स्मेलिंग गैस रिलीज हो गई। फाउल स्मेलिंग मतलब रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल वहां पे आना स्टार्ट हुआ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये इसने आयरन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं की। मिक्सचर में क्या हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई थी, क्योंकि वो आयरन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आयरन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं हुई, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हुई, अलग ही गैस वहां पे फॉर्म हो गई, जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्या होता है, ये देखो, आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद वहां पे FeS आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है। आयरन की प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन गैस रिलीज करना, इसने क्या किया, अलग ही गैस रिलीज कर दी, हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके कंस्टिट्यूएंट, उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट रहती है, सेम नहीं रहती। मिक्सचर में सेम रहती है, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर सेम, बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट रहती है। इसलिए जब मैंने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होते हुए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो गई। और अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्वेंट अगर ऐड करता हूँ, CS2 सॉल्वेंट अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो सल्फर वहां पे डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब सल्फर की प्रॉपर्टी भी वहां पे शो नहीं की। तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसके जो एलिमेंट्स रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग रहती है और कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग रहती है। मतलब कंपाउंड फॉर्म होने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। सबसे पहले जब मैंने बताया था कि ये आयरन सल्फाइड का कंपाउंड फॉर्म कैसे करेंगे हम, बाय हीटिंग। आयरन और सल्फर को हीट करके हमने ये कंपाउंड फॉर्म किया था। तो मतलब वहां पे हीट और लाइट वहां पे रिलीज हुई थी। तो हम बोल सकते हैं कि एज एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल चेंज। ये क्या है, केमिकल चेंज है। मिक्सचर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद ये जो रहता है आयरन और सल्फर, इनका कंपाउंड फॉर्म हो गया आयरन सल्फाइड। ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, देखो, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड। ये फिक्स प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन का मास होता है, आयरन का एटॉमिक मास, आयरन का जो एटम रहता है उसका मास रहता है 56 यूनिट। ये यूनिट है उसका 56 यूनिट। और सल्फर का एटॉमिक मास है 32 यूनिट। मतलब अगर इनका रेशो हम निकाले, आयरन इज टू सल्फर अगर निकाले, तो ये होगा 56:32। मतलब ही क्या हुआ, 7:4। इसका मतलब क्या होता है, मुझे 7 ग्राम आयरन लेना पड़ेगा और 4 ग्राम सल्फर लेना पड़ेगा, तब जाके ये आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा। अगर मैंने ये एक्सेस में ले लिया, अगर मैंने 7 की जगह पे 8 ले लिया, तो क्या होगा, ये 7 ग्राम इसके साथ रिएक्ट कर देगा और रिमेनिंग जो 1 ग्राम आयरन है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, वैसे ही रहेगा वो। मतलब वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होगा, 7:4 में ही वो कंबाइन होने वाला है। अगर एक्सेस अगर लेते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो वैसे ही रह जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कंपोजिशन जो रहता है वो फिक्स रहता है कंपाउंड का, मतलब प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। आयरन सल्फाइड के केस में प्रोपोर्शन कितना है, 7:4। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। आयरन सल्फाइड जो रहता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपाउंड जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। मिक्सचर में वो फिक्स नहीं था। तो ये हो गया डिफरेंस इन बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड।